नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ी घटना हुई है। अमेठी में राहुल गांधी पर गरजते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है, उनके बयान को मैं कोट कर रहा हूं, जिनके खानदान और पूर्वज खुद को कहते थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है कि वो आज आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं, वरना उन लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वे एक्सीडेंटली हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटली हिंदू कहा है और कांग्रेस ने उससे भी बड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया चीफ जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ, यह बड़ा हमला है योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल हिंदू हैं और इंटेंशनल भोगी भी है। यानी अब तक का सबसे बड़ा हमला कांग्रेस ने कर दिया है। योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी कहा है और इंटेंशनल भोगी कहा है। यह इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स आपके लिए। यूपी की सियासत में हिंदू और हिंदुत्व पर यह सबसे बड़ा संग्राम छिड़ गया है। इसलिए मुझे आर पार की डिबेट का विषय तत्कालीन प्रभाव से बदलना पड़ रहा है। पहले हम चुनाव को कोरोना की चुनौती के मुद्दे पर बहस करने वाले थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है उसके बाद स्वयं योगी बनाम राहुल गांधी, बहुत बड़ी खबर हो गई है। पहले मैं आपको इन दोनों के बयान सुनवा देता हूं। वो बयान मेरे पास दोनों तैयार है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी न्यूज 18 पर मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी कहा गया है और साथ ही साथ इंटेंशनल भोगी भी कहा गया है कांग्रेस द्वारा। यह अब तक का योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा हमला है। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। एक्सीडेंटल योगी हैं। मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो योग का अपमान होगा। बड़ा हमला किया है। मेरे साथ इस समय बीजेपी से संबित पात्रा है, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत है, अनुराग भदौरिया है और शिवम त्यागी है। मैं सबसे पहले संबित पात्रा, आपका फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं। पहले राहुल गांधी को आपने एक्सीडेंटल हिंदू बोला, पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी कहा गया है। देखिए अमीश जी, इसमें किसी प्रकार का संशय क्यों है? आज जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय या शक क्यों है? राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो हर दिन सुबह उठते ही हिंदुत्व, हिंदू कितना खराब है, हिंदुत्व कितना खराब है, ये उनकी प्रकरण आरंभ होती है सुबह से और शाम तक यही प्रकरण चलती रहती है। हिंदुओं को आतंकवादी बोलना, सैफरन टेरर बोलना। और मैं तो कहता हूं, दादा थे खान, माता ना माने भगवान श्री राम, एक्सीडेंटल हिंदू क्या समझ गए ना। एक गाना था ना चलती का नाम गाड़ी में, हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। इनको लगता था कि ये थे और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति थी और इनकी राजनीतिक समाज जो थी ये रंगीन चल रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी ने समाप्त कर दी, योगी जी ने समाप्त कर दी, तो अब इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। ये जनेऊ कोट के ऊपर पहन रहे हैं, ये हिंदू और हिंदुवादी में एक तरह से फाट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या मेरा सवाल आपसे ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने का, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आप ऑडियो भी अपना दुरुस्त करिए। मैं पीसीआर से भी बोलता हूं संबित पात्रा के ऑडियो को ठीक करें। लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा बेसिक ये है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कौन होती है सर्टिफिकेट देने वाली। इसीलिए पलटवार करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, मीडिया चीफ भी है और साथ ही साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है, उन्होंने ये बयान दिया है कि इंटेंशनल, इच्छा अनुसार भोगी भी है योगी आदित्यनाथ, सिर्फ एक्सीडेंटल योगी नहीं है। देखिए अमीश जी, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। योगी आदित्यनाथ योगी हैं या नहीं है, वो भोगी हैं या नहीं है,
ये आप और मैं डिबेट करके सुलझा नहीं सकते। ये हिंदुस्तान की जनता और ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति तरीके से जानती है। मैं आपको एक बहुत मन से बता रहा हूं। आप 4 घंटे का जीवन नरेंद्र मोदी जी की तरह या योगी आदित्यनाथ जी की तरह गुजार के देखिए। गुजार सकते हैं क्या? बिना छुट्टी लिए काम करना, 24 घंटे तत्पर होकर काम करना, और भोगी कौन है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। आज राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं है, कहां गए हुए हैं? ये पर्सनल ट्रिप क्या होता है? किसके साथ गए हुए हैं? क्या कर रहे हैं? ये व्हाट इज पर्सनल ट्रिप? आप मुझे बताइए, पर्सनल ट्रिप क्या होता है? कहां है? कभी बैंकॉक, कभी कहीं। ये कौन भोगी है और कौन योगी है? ये मुझे टीवी के ऊपर आपको या किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुख लगता है कि भगवा के विरोध में इस प्रकार का जहर उगलना, ये कांग्रेस पार्टी का एक तरह से नैतिकता, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है कि हर दिन भगवा के खिलाफ। आप बताइए, भगवाधारी योगी है वो मठाधीश है, एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के संप्रदाय के मठ को चलाते हैं, उसके मठाधीश हैं। आप उस मठ के मठाधीश को इस प्रकार से भोगी बता रहे हैं? किसी इमाम को, किसी मौलाना को आप वो बता सकते हैं? हिम्मत है इस राहुल गांधी में या रणदीप सुरजेवाला में किसी मौलाना को या किसी इमाम को बोले कि इस प्रकार का इमाम है, इस प्रकार का मौलाना है? बिल्कुल नहीं। उनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाएंगे, बिल्कुल पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाएंगे। इस समय मेरे साथ के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र करें। मेरे साथ कुछ केंद्रीय मंत्री भी जुड़ रहे हैं इस पर रिएक्शन देने के लिए, और साथ ही साथ यूपी सरकार के भी मंत्री जुड़ रहे हैं इस पर रिएक्शन देने के लिए। मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन मेरे को कांग्रेस का रिएक्शन लेना है। सुप्रिया श्रीनेत इंटेंशनल भोगी और एक्सीडेंटल योगी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है यह एक महंत का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रही है और जो मखौल बना रही है हिंदू धर्म का, पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ रोज सवेरे अखबार खोलो, उत्तर प्रदेश में आधे पन्ने का झूठ का लीपापोती करते हैं। 5 साल काम किया करा होता तो इस तरह के टुच्चे गली छाप, सड़क छाप भाषा न यूज करनी पड़ती योगी जी को। मेरे गृह क्षेत्र गोरखपुर के पास से आते हैं, इज्जत करती हूं उस मठ की, लेकिन जो मठाधीश होकर वो कर रहे हैं वो गलत है। आप कभी बंगाल का पुल, अमेरिका की सड़कें, वहां का डैम, आंध्र प्रदेश का डैम लगाते हैं। अरे भैया, आपने क्या किया है 5 साल? उसका लेखा जोखा दीजिए राज्य सरकार का। वो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने किया कुछ नहीं है। आपके राज्य में लड़कियों के साथ जिस तरह का अपमान हुआ है, आप देवी के उपासक बनते हैं, वो अलग बात है। आप एएनआई के कैमरे के सामने आरती कैमरे की करने लगते हैं। मैं 2 चीजें जरूर बोलूंगी अमीश जी। पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बैठकर हिंदू होने का किसी को भी सर्टिफिकेट ना दे, क्योंकि इनके राज में बांदा में जिंदा गायों को दफन होते हुए देखा गया है। आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान राम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग करिए, हिंदू धर्म पर आप कलंक है। जो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है वो भी कलंक है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कलंक है। वहां पर गांधी को गंदी गंदी गालियां दी जाती है, नरसंहार की बात करी जाती है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, भाजपा को एक और चीज छोड़ देनी चाहिए। फर्जी राष्ट्रवाद और ढोंग छोड़ देना चाहिए। गलवान में चीन घुसकर राष्ट्रगान गा रहा है, गलवान में चीन घुस के झंडा फहरा रहा है, हमारे मुंह में दही जमी हुई है, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और तीसरी बात और अंतिम बात यह कहकर जरूर अपनी बात समाप्त करूंगी, अगर काम किया होता तो बात करते काम की, क्योंकि काम नहीं किया है तो यह घटिया नैरेटिव मत करिए। चला चली की बेला में यह जनता आपको विदा करेगी, लेकिन इतनी फजीहत मत कराइए। एक संविधान है, उसकी शपथ ली है, उसकी थोड़ी सी इज्जत करिए। और यहां पर बैठकर धर्म का और राष्ट्रवाद जी ठीक है। लेकिन सुप्रिया जी, आपने बोला योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया हुआ है, उनके शासन में स्थितियां बहुत खराब है, ये तमाम आपने आरोप लगाए। लेकिन एक्सीडेंटल योगी कैसे है योगी आदित्यनाथ? आप कह रही है कि वो जिस मठ से आते हैं उस मठ का आप भी सम्मान करती है, तो उस मठ का सम्मान कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सिर्फ सीएम नहीं है, वो एक महंत भी है। उस महंत को कहा गया है कि वो एक्सीडेंटल योगी है और वो इंटेंशनल भोगी है या इच्छा अनुसार भोगी है। भोगी का मतलब आपको ही पता है क्या होता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी, और सवाल का मैं जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि उस मठ में मेरी भी आस्था है, उस मठ में मेरी भी आस्था है। मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। उसका जवाब सिर्फ एक है, जब आप मठ के मठाधीश होते हैं और देश के सबसे
बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप एक एक शब्द अपना चुनकर बोलिए। आप घटिया और गंदी बात नहीं कर सकते। अगर आप किसी को हिंदू होने पर तगमा देंगे, अगर आप किसी को हिंदू होने पर सर्टिफिकेट बांटेंगे तो दो बातें आपको अपने लिए सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपके राज में देवी स्वरूप लड़कियों का बलात्कार हुआ और आपके लोगों ने उसको ऑनर किलिंग बनाया और कहा रेप नहीं हुआ। आपके राज में गाय जिंदा दफन करी जाती है, लेकिन आपके राज में नरसंहार करने वाले का ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा राज्य में गृह राज्य मंत्री बना हुआ आपके मैं पुराने ट्वीट को देख रहा था। जी संबित पात्रा, मैं आपके एक पुराने ट्वीट को देख रहा था जिसमें आपने पंडित नेहरू को कोट किया गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपने बोला है कि पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सेड दैट ही वाज क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, यानी वो ईसाई थे पढ़ाई से, मुसलमान थे कल्चर से और ट्रेडिशन से, और हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये आपके पास ये बात जानकारी आपके पास कहां से आई? आपने पंडित नेहरू को कोट किया। अमीश भाई पहले तो मैं बहुत अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल अभी योगी जी के लिए किया, टुच्चा, गली छाप, मुझे लगता है एक भगवाधारी योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम किसी के लिए नहीं करते। ये टुच्ची बातें, गली छाप, ये कैसे शब्द हैं? ये आप कहते हैं कि आप उस मठ का सम्मान करते हैं। ये मठ का सम्मान है? जिस मठ के महंत का आप सम्मान नहीं करते हैं, जिस मठ के महंत को आप टुच्चा गली छाप कह रहे हैं, उस मठ का ये जो पूरा फर्जी गांधी परिवार है ना, नेहरू से लेकर सोनिया जी तक, ये फर्जी परिवार, ये कभी हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करती है। इन्होंने हमेशा हिंदुओं को गौण समझा, हमेशा किसी भी कीमत पर हिंदुओं के आधार पर, हिंदुओं के कीमत पर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने चेष्टा की है। राहुल गांधी ने तो यूएस के एम्बेसडर को 2010 में विकीलीक्स में आया है, कहा है कि नहीं, हमें इस्लाम के आतंकवाद से कोई डर नहीं है, पूरे विश्व को खतरा है तो हिंदू आतंकवाद से खतरा है। 26/11 आरएसएस की साजिश, आप याद करिए, मालेगांव ब्लास्ट का अभी सच्चाई सामने आया है, किस प्रकार से हिंदुओं को फंसाने की साजिश, किस प्रकार से शब्बीर को बचाने की कोशिश, और तो और समझौता ब्लास्ट में किस प्रकार से आरिफ कासमानी, जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर था, यूएस और यूएन ने जिसको कहा कि ये एलईटी का कॉन्स्पिरेटर था जिसने समझौता ब्लास्ट किया, उसको बचा करके भगवाधारी लोगों को फंसाने की साजिश इस परिवार ने किया है। तो स्वाभाविक रूप से यह परिवार हिंदुओं का, और देखिए ढोंग की बात, ढोंगी कौन है यह हर कोई जानता है। आप बताइए, ये प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गई हैं, प्रियंका वाड्रा को मैंने देखा है मंदिर में चुनाव से पहले जाकर इस प्रकार से पूजा करती हैं जिस प्रकार, मैं तो 3 दिन तक सोचता रहा ये राधे माँ है कि प्रियंका वाड्रा है। मतलब ढोंगी के ये परम ढोंगी हैं, कभी किसी वस्त्र में, कभी किसी रंग में, ये जाके जिस प्रकार से ध्यान तपस्या करने की ढोंग करते हैं, ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। और पूरा भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, राम मंदिर 2019 तक इसकी कंस्ट्रक्शन तक आरंभ नहीं हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाने वाले, याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले, कश्मीर में आतंकवादियों के साथ खड़े होकर वहां हिंदुओं के ऊपर नरसंहार करवाने वाले, 1984 में हिंदू सिखों के ऊपर हमारे भाइयों के ऊपर नरसंहार कराने वाले, यहाँ पर हिंदुओं वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू ना कहा जाता, एक सेकंड संबित वाणी को विराम दीजिए। संबित देखिए 15 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिए। वो कहते हैं अगर राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू ना कहा जाता तो हम ये बात नहीं बोलते। एक सेकंड सुप्रिया जी, 15 सेकंड और। देखिए, मैं एक सिंपल सवाल आज पूछ रहा हूं। राहुल गांधी, मैंने आपको कहा दादा है खान, माता नहीं मानती भगवान श्री राम, तो ये पोता कैसे हिंदू बन गया? आप मुझे बताइए जरा, आप मुझे बताइए कैसे। दादाजी बहुत आदर के साथ, देखिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, आदरणीय दादाजी का इलाहाबाद में कब्र है, मैंने फोटो देखा है, आप भी गूगल करके फोटो देख सकते हैं। कब्रिस्तान में दादा सिमेट्री लिखा है, और ये कैसे कौल ब्राह्मण बन गए? ये कैसे कौल ब्राह्मण बन गए, आप मुझे बताइए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं और अदब से पूछ रहा हूं, ये अधिकार है क्योंकि राहुल गांधी एक एमपी हैं। कहां है राहुल गांधी? ठीक है सुप्रिया, जवाब दें। राहुल गांधी, सुप्रिया, राहुल गांधी कहां है? और उन्होंने बाकी भी अपनी बात को रखा। सुप्रिया जवाब। मैं 2 चीजें कहूंगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और फेसबुक से पढ़कर जो गंदा काम आपके 2 रुपल्ली के ट्रोल करते हैं वो टीवी पे आके मत करना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो आपके लोग फैलाते हैं वो टीवी पे आके फैलाओगे तो मुंह की खा के जाओगे। राहुल गांधी के दादा एक पारसी थे, जैसे स्मृति जुबिन ईरानी पारसी है,
वैसे ही राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी पारसी थे और इंदिरा जी कौल ब्राह्मण थी। इसको समझने में कौन सी बुद्धि चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर आकर फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का और फेसबुक का ज्ञान इंदिरा जी कौल ब्राह्मण, आपके यहाँ शायद औरतों की इतनी इज्जत ना हो। चुप रहो, अब तुम मेरी बात सुनो। आपके यहाँ शायद औरतों की इतनी इज्जत ना हो, हमारे यहाँ औरतों की इतनी इज्जत है कि हम औरतों का नाम अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, औरतों की इज्जत कर सकते हैं। बीच में मत बोलिए, अमीर जी इनको चुप कराएंगे। ये भाषा नहीं चल, क्या होता है चुप रहो तुम? व्हाट इज चुप रहो तुम? आप पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी महिला की तरह व्यवहार करिए। ये टीवी डिबेट में आकर जी मेरा निवेदन है एक एक करके बोलिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपने योगी जी को टुच्चा कह दिया। मैं नहीं, आपने योगी जी को कहा टुच्चा, आपने योगी जी को टुच्चा कह दिया। आपकी भाषा को क्या कहा जाएगा? आपको क्या कहा जाएगा? आपने योगी जी को टुच्चा कह दिया, गली छाप कह दिया गया। आप बताइए आपकी भाषा को और आपके इस तरीके को क्या कहा जाएगा मैडम? क्या कहा जाएगा? आप हमेशा एक सेकंड चुप रहो, तुम बैठ जाओ। ये किस प्रकार की भाषा है? मैंने तो आपके बीच में कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कोई गाली नहीं दी। जी एक एक करके आप अपनी बात को रखिए। मेरा निवेदन है एक सेकंड मेरा निवेदन है। संबित आपका ऑब्जेक्शन संबित, देखिए सुप्रिया जी आपने इनको बोला कि आप चुप रहो तो उनको ऑब्जेक्शन होगी। आप अपने विषय को रखें और मर्यादित ढंग से आप दोनों रखें, ये मेरा निवेदन है। मैं मर्यादा में ही रहता हूं, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हूं। मैं किसी को नहीं करता हूं और इनको भी वार्निंग दीजिए जी। मेरा निवेदन है, देखिए महिला की तरह व्यवहार करें। जी देखिए जी सुप्रिया आप अपनी बात को रख लीजिए, उसके बाद मैं संबित आपको मौका दूंगा। सुप्रिया पहले यू मेक योर पॉइंट। देखिए आप भी जानती है हमारा विषय क्या था, और क्योंकि ये ब्रेकिंग स्टोरी है, रणदीप सुरजेवाला ने योगी आदित्यनाथ पर जो टिप्पणी की उसके बाद ये पॉइंट हो गया। आप अपनी बात को रखिए। मैं बीच में नहीं बोली थी, ये मेरे बीच में ना बोले, एज सिंपल एज दैट। आपने मुझे शो पर बुलाया है, बोलने का मौका अपनी बात को रखिए ना सुप्रिया जी, अन्यथा आप शो कर लीजिए। तो अब आप मुझे बोलने दीजिए, जब वो बीच में बोलते हैं उनका फेडर डाउन करिए, जैसे आप मेरा फेडर डाउन करते हैं। मैं फिर से बोलूंगी, यहां पर आकर फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए। राहुल गांधी के दादा एक पारसी थे, जैसे स्मृति जुबिन ईरानी पारसी हैं, वैसे ही इंदिरा जी कौल ब्राह्मण थी। हमारे यहां हमारे शास्त्रों में मां को देवी का दर्जा दिया जाता है। अगर कोई उनको फॉलो करना चाहता है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है, यह मैं जरूर पूछना चाहती हूं। अब मैं आगे की बात करूंगी, योगी जी की बात। ये बैठकर सबको सर्टिफिकेट देंगे, राष्ट्रीयता पर देंगे, धर्म पर देंगे, हिंदू होने ना होने पर देंगे। अगर कोई इनको कह देगा तो बड़े आग बबूला हो जाएंगे। आपको किसने यह अधिकार दिया है कि आप सबको धर्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरिए? आपको किसने अधिकार दिया आप राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटते फिरिए? आपको हक ही नहीं है, क्योंकि आपके राज में तो लाशें तैरती हुई गंगा में दिखी है। आपके राज में गलवान में चीन घुसा हुआ है। ठीक है, आपने ये विषय को रखा गलवान वाले को। गृह राज्य मंत्री बना हुआ जिसके लड़के ने नरसंहार किया है जी। और एक मिनट, सतपाल मलिक जी ने तो मोदी जी की बकिया उधेड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा ये किसान मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। अमित शाह जी ने कहा इनकी बुद्धि खा गए लोग। ये बातें तो दिल्ली दरबार की है और हम नहीं, ये तो इन्हीं के लोग कर रहे हैं। इनका असली मुखौटा तो सामने आ रहा है। जी संबित पात्रा हर विषय पर जवाब देंगे। मोदी जी कहते हैं थोड़ी मरे, अमित शाह जी कहते हैं इनकी अकल खा गई, अकल मार ली लोगों ने। ठीक है, आपने सतपाल मलिक के विषय पे बोला, सतपाल मलिक पर संबित पात्रा जवाब दे देंगे। ओके, संबित पात्रा जवाब दूंगा। अगर ये तो बीच में नहीं बोलती हैं। ठीक है। अब आप सुप्रिया आप अपने वक्तव्य को रख लिया, अब आप शांत रहिए। संबित जी आप बोलिए। देखिए मुझे अमीश भाई, मैं बिल्कुल गुस्से में और अहंकार में नहीं, शांति से बात करूंगा। अमीश भाई इन्होंने कहा कि इंदिरा जी कौल ब्राह्मण थी और माँ तो भगवती समान होती ही है, माँ तो दुर्गा समान होती है, इसलिए राहुल गांधी ब्राह्मण बन गए हैं, हिंदू बन गए हैं। क्यों? सोनिया गांधी भगवती समान नहीं है, एंटोनियो माइनो जी भगवान की जैसी नहीं है, वो दुर्गा माँ नहीं है। क्यों? सोनिया जी का धर्म तो अपनाया नहीं। सोनिया जी इटली से आई तो वो बन गई कौल ब्राह्मण। इंदिरा जी कौल ब्राह्मण बन गई थी तो ये राहुल गांधी और राजीव गांधी बन गए कौल ब्राह्मण। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो मुझे समझ में नहीं आया। इंदिरा जी भगवती और सोनिया गांधी जी भगवती नहीं। ये जो अपॉर्चुनिस्टिक राजनेता है ना, कभी हिंदू बन जाओ, कभी मुस्लिम बन जाओ, कभी क्रिश्चियन बन जाओ, ये किसी के नहीं है जी। ये फर्जी चाइनीज गांधी फैमिली, इसलिए क्योंकि इनका कोई गारंटी नहीं है। जो चाइनीज बल्ब होता है ना, वो 2 दिन में फ्यूज होता है, कोई गारंटी नहीं है। ये चाइनीज गांधी फैमिली है, कोई गारंटी नहीं है इनका धर्म का भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, देखिए इन्होंने अभी बहुत सारे आक्षेप लगाए हैं
आज जो विषय है हम उसी पे बात करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, आज मुझे खुशी हो रही है, ये हिंदू बनने की जो होड़ लगी है ना, इन सभी लोगों में हिंदू बनने की होड़ लगी है। कोई भगवान परशुराम जी की मूर्ति का उद्घाटन कर रहा है, कोई बोल रहा है देखो मैं तो किसी भी कीमत पे हिंदू हूं, मुझे सर्टिफिकेट ना दिया जाए, हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए अमीश जी, मैंने बार बार पूछा, राहुल गांधी एक एमपी हैं, यहाँ भोगी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं जानना चाहूंगा एज अ जनता कि राहुल गांधी अभी कहाँ है, क्या करने कहाँ गए, भोगी कौन होता है? देखिए यहाँ मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ या मोदी जी जहां भी जाते हैं वो अकाउंटेबिलिटी के साथ कहाँ है, अभी कहाँ है, अभी हर कोई बता सकता है कहाँ पे है। मुझे बताइए ये 15 दिन तक राहुल गांधी कहाँ रहेंगे, किस जगह पे रहेंगे, क्या करने गए हैं वो? इसका उत्तर चाहिए मुझे बिल्कुल इसका उत्तर चाहिए कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी कहाँ है? बीजेपी ये पूछ रही है कि राहुल गांधी कहाँ पर है, बैंकॉक में है, कहाँ है, बताइए। ठीक जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया, मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन जवाब देने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी। अगर हिंदू धर्म के अनुयायी होते तो शादी को और विवाह जैसे दाम्पत्य सूत्र के पवित्र संबंध को समझते। एक औरत की डोली घर आती है और अर्थी वहां से निकलती है, और एक शादीशुदा औरत ब्याहता होने के नाते कहती हूं, जिस आदमी के नाम का सिंदूर आप मांग में भर लेती है उसी के नाम से जानी जाती है। आप आत्मसात उसके परिवार को, उसकी संस्कृति को, उसके घर को कर लेती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी विवाह के बारे में क्या जाने, और उनके भक्त यहां पे बैठकर विवाह के बारे में क्या जाने? वो क्या जाने कि एक औरत का मांग में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनने का क्या मतलब होता है। इसलिए यहां पर ऊट पटांग, गंदी, जलील बातें करते हैं ये लोग दाम्पत्य सूत्रों को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कभी निभाया ही नहीं है। आप राहुल गांधी कहां है पूछ रहे, सारा देश पूछ रहा था मोदी जी कहां है। जब कोरोना का त्राहिमाम मचा था, जब किसान 700 शहीद हो रहे थे, जब गलवान में चीन बैठा हुआ है, जब सतपाल मलिक कह रहे हैं बहुत एरोगेंट है, सारा देश पूछ रहा है मोदी जी कहां है। जब गांधी जी को मां बहन की गाली आपके लोग दे रहे हैं और आपकी सरकार निष्क्रिय होकर बैठी हुई है, तमाशबीन बने हुए हैं उत्तराखंड सरकार, और मोदी जी के मुंह पर चुप्पी और मौन ताला लगा हुआ है। सारा देश जानना चाहता है कहां है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब हमारे राष्ट्रपिता देखिए जो गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए, एक त्रुटि को मैं सुधार देता हूं, जो गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए वो रायपुर में बोले गए। रायपुर में आपका शासन है और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। जो महात्मा गांधी के लिए अपशब्द बोले गए वो कालीचरण महाराज ने बोले। कालीचरण महाराज इस समय जेल के अंदर है। वेरी गुड अमीश जी, वेरी गुड अमीश जी, मेरी बात सुनिए। मैं साधुवाद करती हूं भूपेश बघेल का, जिसने कालीचरण को जेल में डाला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सारे वीडियो देखे हैं हरिद्वार के, और वहां पर गांधी जी को गंदी गालियां दी गई। पूजा शकुन पांडे ने दी, यति नरसिंहानंद ने दी। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका जी बिल्कुल ये गलत है, लेकिन ठीक है संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। ठीक है संबित पात्रा, हमारे देश के ठीक है मैं ओके। देखिए मेरा निवेदन है एक एक करके हर विषय पर आया जाए। ठीक जी। देखिए अमीश जी, मैंने बहुत लॉजिकल सवाल पूछा था, बड़े आदर के साथ पूछा था कि इंदिरा जी तो भगवती समान है। अभी इन्होंने कहा कि अगर एक महिला है उसने आदमी के नाम का मांग भरती है, वो तो आदमी के सब गोत्र की और धर्म की हो जाती है। तो इंदिरा जी ने भी तो फिरोज जी से खान साहब से शादी की थी, और एंटोनियो जी ने शादी की राजीव गांधी जी से। तो ये अलग मापदंड नहीं हो सकते। और दूसरी बात इन्होंने कहा मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है और मंगलसूत्र क्या होता है। हाँ, राहुल गांधी तो बहुत जानते हैं। ये फिर बीच में चिल्लाएंगी, जरा एक फिर से चिल्लाएंगी अमीश भाई, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए सुप्रिया जी, अभी आप बोल रही थी मैं ऐसे नहीं लड़ सकता हूँ, और करिए। अभी आप बोल रही थी बीच में नहीं बोलना चाहिए। शांति से मैं बात कर लूं, धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इन्होंने कहा मोदी जी क्या जाने ब्याहता क्या होती है, मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है, मोदी जी क्या होता है, क्या जाने मंगलसूत्र क्या होता है। क्यों? राहुल गांधी इसके बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान है राहुल गांधी। मांग भरना क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है, राहुल गांधी इसके कितने बड़े विद्वान है। तभी तो पूछ रहा हूं, बता देना कहाँ पे हैं, बता दे कहाँ पे हैं। क्यों मुंह खुलवाते हैं, बता देना। ये मांग भरना क्या होता है, इनको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को पता है ये सब? मांग भरना क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है? नहीं, इन्होंने मोदी जी के कहा, चर्चा का विषय नहीं है। मैं दोनों से निवेदन कहा,
इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा कि देश का प्रधानमंत्री क्या जाने ब्याहता जीवन क्या होता है, मांग भरना क्या होता है और मंगलसूत्र क्या होता है। यही शब्द का प्रयोग था कांग्रेस की प्रवक्ता का। तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर राहुल गांधी ये सब जानते हैं तो बता दे कहां पे है। और ये जानने का अधिकार हमारा है, बिकॉज वो पब्लिक लाइफ में है, वो पब्लिक लाइफ में है। इसलिए इस विषय में जानने का अधिकार पूरे देश को है कि वो 20 दिन तक अगर गायब हैं तो कहां है, किस देश में है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए विषय एक्सीडेंटल हिंदू का था, लेकिन ये अब मोदी जी पर और फिर राहुल गांधी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर, इस पर तो समझ पाता। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोला है कि वो पर्सनल ट्रिप पे बाहर गए हुए हैं। ये मैं जानना चाहती हूँ, पर्सनल ट्रिप पे नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, राहुल गांधी का विवाहित है, मोदी जी का क्या स्टेटस है, मैं जानना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू नो क्या विषय पर हम लेकर आ रहे हैं। विदुर है, सेपरेटेड है, डिवोर्स है, विवाहित है, क्या है वो? हमारे देश के प्रधानमंत्री। मेरा निवेदन है कुछ चीजें, पर्सनल चीजें यहां पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप करिएगा तो आपको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। आप इस बात का जवाब दीजिए जो जी, मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, मैं आप दोनों से निवेदन, एक सेकंड संबित, एक सेकंड, सुप्रिया जी एक सेकंड। आपने भी देखिए, मुझे लगता है कि बहस के अंदर एक हम मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें बहुत जरूरी है। मैं आप दोनों से बार बार निवेदन कर रहा हूं। संबित पात्रा, जो विषय हम विषय पर रहते हैं, देखिए आज क्योंकि ये विषय कोरोना था और कोरोना के चलते जो चुनावों को चुनौती मिल रही है वो था, लेकिन ये रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान आया तो हमने शुरुआत में इस पर चर्चा करी है। मैं चाहता हूं वापस हम मुद्दे पर आएंगे। संबित पात्रा, 10 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए। देखिए अमीश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, भाषा का मर्यादा, सोच की मर्यादा होनी चाहिए, कभी भी हमने उसका उल्लंघन नहीं किया। मगर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कि बताए वो क्या जाने ब्याहता का दुख क्या होता है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। और देखिए दूसरा प्रश्न, भोगी, एक इतने बड़े महंत, इतने बड़े मठ के महंत को आपने इंटेंशनल भोगी कहा। देखिए अमीश भाई, ये छोटा विषय नहीं है। आप जानते हैं ये जो नाथ संप्रदाय और इतना बड़ा संप्रदाय है, उसके मठाधीश को आपने इस प्रकार से भोगी कह देना कि वो इंटेंशनल भोगी है, इसका एक पूरा ग्लोबल रिपरकशन होता है। देखिए इन लोगों ने अपने जीवन में सैक्रिफाइस, इन्होंने अपने जीवन में बलिदान देखा है। ये ऐसे नहीं बनते हैं सब कुछ। देखिए बलिदान देके आप उनको अगर भोगी कहेंगे तो मैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं पूछूंगा कि आप कहां पे हैं, क्यों नहीं पूछूंगा। पर्सनल ट्रिप कुछ नहीं होता है अमीश भाई, आप एक एंकर हैं, आप भी कहीं जाएंगे तो पर्सनल ट्रिप कुछ नहीं होता है। आपकी संस्था आपसे पूछेगी आप कहां जा रहे हैं। एक आर्मी का जवान पर्सनल ट्रिप में नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पर्सनल ट्रिप में जाएगा तो उसका डिटेल देश को बताना पड़ता है। सुप्रिया जवाब दे रहा, मैं आपको लेके आ रहा हूं, शिवमोहन अनुराग आपको लेके आ रहा हूं। जी सुप्रिया, जवाब। राहुल गांधी जी कहां है? बीजेपी बार बार यही सवाल पूछ रही है, वो कह रहे पर्सनल ट्रिप क्या होता है। मैं सवाल पूछूंगी। राहुल गांधी जी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। उनके लिए एक आदमी ने जो उन्हीं के साथ कहा है, उन्होंने कहा था मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं। तो मोदी जी को क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? गलवान में चीन झंडा फहरा रहा है, राष्ट्रगान गा रहा है, मोदी जी कहां हैं? कोरोना हमारी तीसरी लहर दरवाजे पर खड़ी है, वैक्सीन की घोर कमी है, मोदी जी कहां हैं? जब किसानों की शहादत होती, मोदी जी नहीं है। ठीक है, संबित जवाब, क्विक रिएक्शन संबित पात्रा। मोदी जी कहां है भाई? ये बताइए मुझे। देखिए अमीश भाई, लीजिएगा तो आपको मेरा भी लेना पड़ेगा अमीश जी। हाँ, ये याद रखिएगा अमीश भाई, आप इनका भी ले लेना, मगर मेरा तो अभी पहले ले लो। हाँ आप ले लेना इनका भी। मगर अमीश भाई, सबसे बड़ी बात है कि देखिए उत्तर नहीं है इनके पास, इसलिए बताओ मोदी जी कहाँ है? मोदी जी, मैं तो बता रहा हूँ, कल मणिपुर आइए, मोदी जी यहाँ पहुंच रहे हैं 10:30 बजे, आप आइए, स्वागत है आपका। मोदी जी यहाँ पहुंच रहे हैं। नहीं मैडम, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए मैडम। आप भी जानते हैं मैडम कि मोदी जी कहाँ है, और देश भी जानता है मोदी जी कहाँ है। वो देश भी जानता है योगी जी कहाँ है, अमित शाह जी कहाँ है, हर कोई जानता है कि वो कहाँ है, आज कहाँ रैलियां हुई। इसलिए आप यहाँ पर ना हम लोगों को भटकाने की कोशिश मत करिए। हिंदुओं पे डिबेट हो रहा है। और अमीश भाई एक बात बता दूं, आज इन लोगों को इस प्रकार का सबक सीखने को मिला है, इसलिए मैं पहले धन्यवाद देता हूं मोदी जी का,
धन्यवाद मोदी जी। ये वो लोग जो इफ्तार पार्टी बना बना के थकते नहीं थे, भगवान राम को अनर्गल कहते थे। मेरे बीच में बोलने लगते हो आप। ठीक है, भगवान राम, अमित भाई फिर बीच में बोलते हैं, ये बोलते हैं कि किसी के बीच में नहीं बोलती है, सबके बीच में चिल्लाती है। इतनी उत्तेजित चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं, इतनी फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट कर लूं फिर बोल लीजिएगा। देखिए अमीश भाई, ये जो लोग भगवान राम के खिलाफ थे, ये जो लोग राम जी के मंदिर के कंस्ट्रक्शन ना हो उसके लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। आज इन लोगों को फ्रस्ट्रेटेड देख के जो खुशी दिल को मिलती है ना, ठीक है, सुप्रिया मैं सुप्रिया, देखिए मैं अब आपके पास लौट के वापस आऊंगा। अनुराग भदौरिया मेरे साथ काफी देर से बने हुए हैं। अमीश 10 सेकंड्स। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड मैंने आपको दिए। देखिए आप बार बार ये लॉजिक दे रही है कि नरेंद्र मोदी का, सबको पता है नरेंद्र मोदी क्या बैठक कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कहां रैली करने के लिए जा रहे हैं, कहां अमित शाह जा रहे हैं, कहां जगत प्रकाश नड्डा जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बात, अगर राहुल गांधी कहीं ट्रिप पे भी गए हैं तो सार्वजनिक कर देनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रही है। आपको मुंह बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। आपने अपना न्यू ईयर्स पे क्या किया? क्या मैं आपसे नेशनल टीवी पर पूछूं? हाँ, मैं घर पे था। आप भी सार्वजनिक व्यक्ति हैं, आप एक एंकर हैं। देखिए मैंने क्या किया? मैं तो घर पे था, मैं तो बोल रहा हूं। एक प्राइवेसी होती है। एक मिनट अमीश जी, वो बात छोड़िए। अमीश जी मेरी कुछ और बात है, 10 सेकंड में सुन लीजिए। भगवान राम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग करा रहे हो अयोध्या में, आपके मेयर से लेके आपके एमएलए तक प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। मां सीता के नाम पर आपने कहा कोई थी ही नहीं सीता, और पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए इनके मंत्री ने कहा था जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा। मैं कहती तो हूं ये औरतों का, महिलाओं का, देवियों का सम्मान ही नहीं। ठीक है मैडम, आपने 10 सेकंड मांगे थे। मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं, काफी देर से वो इंतजार करें। अनुराग देखिए, टॉपिक आप ही जान रहे हैं क्या हो गया। अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो बात बोली गई है एक्सीडेंटल योगी है और इंटेंशनल भोगी है, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? समाजवादी पार्टी इस बयान का सपोर्ट करती है? नहीं, सबसे पहले तो मैं संबित पात्रा से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के मंत्री को कहीं से टिकट दिलवा दो। वो परेशान है, उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि हमको टिकट नहीं देगी। वो मथुरा जाते हैं, वहाँ टिकट की गुहार लगाने लगते हैं, अयोध्या में लगाने लगते हैं, काशी में भी लगा रहे हैं, लखनऊ से देंगे, काशी में भी लगा रहे हैं, लखनऊ से देंगे, कहां से देंगे? उनको टिकट दे दो, कम से कम उनको पता तो चल जाए टिकट कहां से उनको मिलेगी। वो परेशान, उन्हें पता है अगर हम विधायक नहीं बने तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही हमको निकाल देगी, क्योंकि केंद्र का और राज्य का झगड़ा बहुत तेज है। तो उनको बहुत डर लग रहा है कि उन्हें विधायक बनना बहुत जरूरी है, और सेफ सीट खोज रहे हैं। कोई उनको दे दो, पहले सीट दे दो तो उनका थोड़ा दिमाग भी शांत होगा, तो कम से कम अच्छी बातें करेंगे। अगर दिमाग उनका शांत है नहीं, वो क्या बोलना है क्या बोल जा रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा है। मैं तो एक उत्तर प्रदेश की मां की बात कर रहा हूं। योगी जी को तो नहीं पता लग रहा, ये जो कांग्रेस ने रिएक्शन दिया, आप इसके पक्ष में खड़े हैं? सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश और देश की मां की चिंता बता रहा हूं आपको। उसको चिंता क्या है पता है आपको? एक मां सो नहीं पा रही है क्योंकि उसका बेटा बेरोजगार है। एक मां सो नहीं पा रही है क्योंकि उसकी बेटी की इज्जत आबरू उसकी सुरक्षित नहीं है। बेटी की मां सो नहीं पा रही, उसे चिंता है कि उसकी बेटी के लिए फीस, उसके पास पैसे नहीं कि फीस जमा कर दे स्कूल में। उस बात की चिंता से परेशान है कि उसकी बेटी का सिंदूर उजड़ गया है, कि जिस तरह से किसान रोंदे गए। एक मां की चिंता है कि बेवजह उसका बेटा मारा जा रहा है, जिस तरह से लखीमपुर में, जिस तरह से गोरखपुर मारा गया और जिसे विवेक तिवारी लखनऊ मारा गया। एक मां की चिंता सोचिए, एक मां रात में सो नहीं पाती है क्योंकि इस बात का उसको डर हमेशा लगा रहता है कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी भर क्या बेरोजगारी रह जाएगा। इस बात की चिंता उसकी मां को है। क्या मां की चिंता इन लोगों को नहीं होती जो यहां पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने बैठे, कि एक मां सो नहीं पा रही है? एक हमारी देश की, उत्तर प्रदेश की मां, वो अपना बेटा बेटियों को लेकर इनसिक्योर है कि कौन आएगा, कब चीरहरण कर देगा मेरा बेटी का, कौन आएगा कब हथरस जैसा कांड करके चला जाएगा, कौन आएगा जब उन्नाव जैसा कांड कर देगा मेरे बेटी के साथ। सोचो आप, ये हालत हो गई है। बेटियों के लिए परेशान, बेटे को सुरक्षित नहीं दे पा रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हम तो कह रहे देश की मां परेशान है, उत्तर प्रदेश की मां परेशान है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से। इनका मां का क्या करें, मां को कैसे शांति देंगे, इसके बारे में बात नहीं करते। आधे घंटे से संबित पात्रा दुनिया की बातें बता रहे हैं, मां की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मां की बात करो ना, देश की मां की बात करो ना, कि उनका बेटा कब सुरक्षित होगा, उनकी बेटी कब सुरक्षित होगी, कब उनको न्याय मिलेगा, कब रोजगार मिलेगा, कब पैरों पे खड़े होंगे। आपने योगी के बयान पर बोला, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोला, रणदीप सुरजेवाला के बयान पर आपकी क्या राय है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। भाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश के देखिए कांग्रेस का बयान है, उससे हम क्या, उनका अपनी बात है, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। मेरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेलियर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को पीछे लेके चले गए 5 सालों में। उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, सिर्फ समाजवादी के काम का किया हुआ फीता काटा, नाम और नंबर बदला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, है नहीं, संबित वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे। ठीक है संबित, योगी आदित्यनाथ परेशान है, वो टिकट के चक्कर में सपा ये कह रही है। देखिए, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की मां परेशान है, हिंदुस्तान की मां परेशान है। शांति से, उत्तर प्रदेश की मां परेशान, हिंदुस्तान की मां परेशान, पूरे विश्व की मां परेशान नहीं, केवल राहुल गांधी की मां परेशान है और कोई मां परेशान नहीं है। उत्तर प्रदेश की, विश्व की आप चिंता करो। मैं बता दूं आपको, केवल राहुल गांधी की मां परेशान है। अरे आओ जरा जमीन पे उतरो, जमीन पे आओ तब दिखाएं आपको मां की हालत क्या है। कभी देखा आपने किसान रोने गए जिनका वो पूरा बोलने पहले क्या हुआ है? मैं अपने विषय पर लौटता हूं, मैं अपने विषय पर लौटता हूं। देखिए ठीक है, एक सेकंड, बिल्कुल आप कह रहे हैं अनुराग भाई की योगी आदित्यनाथ से सब परेशान है। एक सेकंड, अनुराग जी, शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया, एक सेकंड। आपको राजनीति करनी है, आपको मां के दर से मतलब नहीं है, आपको सत्ता चाहिए। अनुराग, आपका एक बयान मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि लोगों का हजूम आ रहा है। क्या अखिलेश यादव की रैली में इतनी आ रही है कि बीजेपी घबरा गई है? अखिलेश यादव के कार्यक्रम में लोग ज्यादा आ रहे हैं? बीजेपी परेशान मतलब थोड़ी बहुत परेशान नहीं है, उनको नींद और पेट में घबराहट, उनके पेट में बुलबुले कि पता नहीं क्या क्या बोल जा रहे हैं, जो नहीं बोलना वो भी बोल जा रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि हम कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक एक करके अनुराग जी आप ये मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी भीड़ आ रही है, इतनी लोगों का हजूम आ रहा है। जो मैं आपकी बाइट सुन रहा था, मैं वो बाइट आपको सुना भी देता हूं जो आप कह रहे थे। एक बार मैं आपकी बाइट सुनाता हूं। आप कह रहे हैं इतनी भीड़ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो परेशान हुई है, यही कारण है ना? बिल्कुल, तो भीड़ आपके यहां ज्यादा आ रही है। परेशान मतलब उनको उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार योगी जी का बोरा बिस्तर सीमेंट देना है, वापस उनको वहीं भेज देना है। रैली में भीड़ ज्यादा आ रही है। अरे सुनिए तो सही, तो आप कह रहे हैं आपकी रैली में भीड़ बहुत आ रही है। हुजूम भीड़ अलग चीज होती है, भीड़ नहीं, हुजूम जनता का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश की जनता दोनों हाथों से समाजवादी पार्टी को उठाए हुए है। एक बात बताइए, ये भागे भाई सरकारी खर्चे पे, अनुराग जी एक बात बताइए, ये जो हजूम आ रहा है, ये कोविड फ्री हजूम आ रहा है सारा, इनको कोविड नहीं हो सकता? जो बाकी पार्टियों की रैलियों में लोग आ रहे हैं उन्हीं को कोविड हो सकता है सिर्फ? यानी जो प्रियंका गांधी की रैली में लोग आते हैं उनको कोविड हो सकता है, जो नरेंद्र मोदी की रैली में आते हैं, अमित शाह की आते हैं, योगी आदित्यनाथ की आते हैं, जगत प्रकाश नड्डा की रैली में लोग आते हैं, उन्हीं को कोविड हो सकता है बस? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनकी योगी जी क्यों रैली कर रहे हैं भाई, मोदी जी रैली क्यों कर रहे हैं भाई? वो तो मार्गदर्शक है देश के, यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी है। अब मार्गदर्शक की चिंता होनी चाहिए, उनको गाइडलाइन बनानी चाहिए कि सारी आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, मतलब आप रैलियां करो, नहीं आप रैलियां करो यहाँ पे, और रैलियां कर करके आप यहाँ भीड़ इकट्ठी करो। जब हमारा भीड़ ज्यादा हो जाए तो आप उसमें कहानी बताना शुरू कर दो। अरे जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। हाँ, जिम्मेदारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप वैक्सीन भी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी भी नहीं निभाएंगे। नहीं, सरकार गाइडलाइन बनाए ना। अरे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, माने सरकार कुछ है ही नहीं, माने सारी विपक्ष, माने नौकरी देना भी विपक्ष की जिम्मेदारी, शांति व्यवस्था बनाए रखना विपक्ष की जिम्मेदारी, अर्थव्यवस्था ठीक करना विपक्ष की जिम्मेदारी। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी है? विपक्ष तो रैली करेगा, ये जिम्मेदारी। ये कोविड तभी फैलता है जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है, जब योगी आदित्यनाथ की रैली होती है। जब बीजेपी की रैली में कोविड फैल रहा है, बाकी रैली में कोविड नहीं फैल रहा है। अमीश जी 10-10 सेकंड में छोटे छोटे जवाब देकर कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी मना रहे हैं बैंकॉक में छुट्टी, राहुल गांधी मना रहे हैं बैंकॉक में छुट्टी, और न्यूज चैनल पर कांग्रेस पिला रही है बैठकर विवाह की घुट्टी। विवाह बैंकॉक कोई कॉम्बिनेशन है क्या? मतलब कांग्रेस जो है 100 मीटर की दौड़ में हिंदुत्ववादी बनने के लिए मतलब कहीं ना कहीं इस देश के जो नंबर 1 धावक है ना, उनको भी पीछे छोड़ दिया। इतने बड़े हिंदू, मेरे विषय पे जवाब दीजिए ना। ऐसे हिंदुओं नवरात्र कहीं मनाते दिखाई नहीं देते। और अब दूसरा, इन्होंने कहा कोरोना की जो आपने बात कही, मैं कहता हूं कोरोना हर जगह है देश में। जब एक चीज बताइए, इसी देश में कोरोना पर भूपेश बघेल जी खड़े होकर कहते हैं कि सुनिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव पीछे करना चाहती है। इसी देश में खड़े होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं पीछे करना
करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसी देश में 7 दिन पहले सीताराम येचुरी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पोस्टपोन करना चाहती है। मतलब आप तय कर लो कि आपको करना क्या है। आप रैली करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कोरोना है, कोरोना नहीं है, भैया तय तो कर लो। और लास्ट में अनुराग को एक जवाब अनुराग जी को और देना चाहता हूं, सुनिए। धरती से लेके आकाश के बीच में भगवाधारी जहां से भी चुनाव लड़ेगा जीत जाएगा। 2019 में एक इनोवा कार में आ गई ये सारी पार्टी आपकी। 2014 में आए थे एक भगवाधारी, देखा ना क्या हाल किया। 2017 देखा, 19 देखा, अभी भी डर नहीं लगता क्या भगवा वालों से। और ये कैसी बात है कि मैं मठ का सम्मान करती हूं, मठाधीश का नहीं करती। मतलब ये तो वही बात हो गई राहुल गांधी वाली कि मैं हिंदू का सम्मान करता हूं, हिंदुत्व का नहीं। ये अपने आप में हिंदुत्व का अपमान, एक संत का अपमान, एक ब्राह्मण का अपमान। आप दोनों विषयों को मिला रहे हैं, लेकिन अभी मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो कि कोरोना है। क्या आपको लगता है, और मैं चाहता हूं इसमें सब पार्टियां जो है वो जिम्मेदारी से जवाब दे। देखिए मुझे नहीं लगता इसमें हवाई लफाजी का कोई फायदा होगा। जो बात अनुराग भदौरिया ने बोली, संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत, आप दोनों नेशनल पार्टीज हैं, आप दोनों सरकारें चला रहे हैं। चलिए अनुराग भदौरिया की तो इस समय कहीं सरकार नहीं चल रही है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की होती है कोविड के अंदर? सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपसे रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिस प्लेटफॉर्म पर जाती हूं, जहां से बात करती हूं, मैं कहती हूं जितनी जिम्मेदारी सरकार की उतनी जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। लेकिन हां, अब मुझे हस्तक्षेप मत करिएगा। मैं 4 फिगर्स आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं ऐसी घटिया कविता और जबानी जमा खर्च में यकीन नहीं करती हूं। कविता तो थोड़ी अच्छी पढ़ो भैया। 84 करोड़ लोगों को इस देश में अभी तक डोज लगी है, जिसमें से कि सेकेंड डोज 94 करोड़ को लगनी थी। 10 करोड़ लोगों को अभी सेकेंड डोज नहीं लगी है। 37 करोड़ लोगों को मात्र 1 डोज अभी नहीं लगी है, तो टोटल 57 करोड़ हो गया। अब मोदी जी ने कहा है फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60 साल से ज्यादा को और 15 से 18 साल के लोगों को लगेगी। सब कुछ मिलाकर हमें टोटल डोज चाहिए 93 करोड़। मोटा मोटा आपको बता रही हूं, 92 करोड़ 70 लाख है, उसको मोटा मोटा 92 करोड़ कर लीजिए या 93 करोड़ कर लीजिए। हमारे पास कितनी डोज है? 17 करोड़। हम बना कितनी सकते हैं हर महीने? ज्यादा से ज्यादा 16.5 करोड़। क्या विदेश से तीसरी डोज आ रही है? जी नहीं। क्या एफिडेविट में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था? हाँ, कहा था कि भारत बायोटेक 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए और जाइडस कैडिला 12 से 18 वर्ष। आप कह रही है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया, आप कह रही है कि वैक्सीनेशन कमजोर है, लेकिन दुनिया हमारी वैक्सीनेशन की तारीफ कर रही है। पॉइंट नंबर 2, आपको लगता नहीं है कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ भाजपा की रैलियों में कोविड हो रहा है, सपा की रैलियों में कोविड नहीं होगा, कांग्रेस की रैली में कोविड नहीं होगा? क्योंकि बंगाल के चुनाव में हमने देखा ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी, ममता बनर्जी के भी रोड शो हो रहे थे, लेकिन ब्लेम सारा नरेंद्र मोदी पर था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रैली क्यों करी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी से 100% दूर है? जवाब सुप्रिया जी। अमीश जी, देखिए ये तो लफाजी हो गई कहना कि देश दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। हम दुनिया के 19वें नंबर पर है वैक्सीनेशन में, जबकि हम वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पहली चीज मैं फिर से बोलूंगी, 93 करोड़ डोज चाहिए, डोज केवल 17 करोड़ है। इस महीने भी सिर्फ 16.5 करोड़ डोज ही आ पाएंगी हमारे पास। दुनिया 2 से 2 उम्र के ऊपर के बच्चों को लगा रही है, हम 15 से लगा रहे हैं, जबकि हमने एफिडेविट में कहा था कि हम 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगा देंगे। ये लफाजी है, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है कि हम 12 से 18 को लगाएंगे। तो मुझे ये बताइए उसके बारे में क्या तैयारी है? मैं ये जानना चाहता हूं। मोदी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमीश भाई, मैं तो बीच में चिल्ला नहीं रहा था, मैं शांति से बोल लूं। इनके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप अगर मुझे सिंगल फ्रेम में ले लें तो मैं आराम से बात कर लूंगा। जी, आप अपनी बात करें। देखिए अमीश भाई, आपको क्या लगता है कांग्रेस हिंदुस्तान की तारीफ करेगी? कभी कहेगी कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा वैक्सीनेशन किया? कभी वो हिंदुस्तान की तारीफ कर ही नहीं। अरे पाकिस्तान के सामने जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर जवाब देते थे, वो क्या हिंदुस्तान की तारीफ वैक्सीनेशन पे करेंगे? 146 करोड़ वैक्सीनेशन हमने कर लिया है। आज 15 से 18 साल के एज के सभी नवयुवकों को वैक्सीन लग रहा है। मैं तो आपके टीवी के माध्यम से इस 10 सेकंड का भी इस्तेमाल करूंगा अपील करने के लिए युवकों से कि वो भी जाके वैक्सीनेशन। मेरा सवाल है आप सब लोगों से कि रात को तो नाइट कर्फ्यू है पब्लिक के लिए, लेकिन दिन में रैली का रेला है। मैं जवाब दे रहा हूं अमीश भाई।
अमित भाई यहाँ बैठे दोनों पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए, अगर कल को ये निर्णय हो जाए कि चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए, ये जाके अमेरिका तक में हाय हाय रुदाली बन के रोएंगे सारे कि अरे मोदी जी ने तो संविधान का की हत्या कर दी, डेमोक्रेसी का डेथ हो गया है, फलाना ढिकड़ा, मतलब हाय हाय मच जाएगी। मतलब जित भी मेरा पटवी, चुनाव कराओ तो चुनाव क्यों कराया, चुनाव स्थगित कर दो तो चुनाव ठीक है। जवाब बिहार के चुनाव सुनिए ना, बिहार के चुनाव के समय आप याद करिए इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टी से कहा था कि आप निर्णय लीजिए कि रैली करना है, हो गया फेंक लिया, लपेट लिया हमने, लपेट लिया। ये सभी क्या पात्रा जी कम कर रहा है, ये तो तथ्य है ना, ये तो तथ्य है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी बोला कि चुनाव होने चाहिए, बोला नहीं बोला इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसमें लपेटने वाली बात क्या है? ये कैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते चैनल के ऊपर, लपेट लिया, फेंक लिया। क्या आपको लगता है कि ये तो आप लोगों को पब्लिक सीरियसली लेती है? आप लोग नेता हो, अपनी पार्टियों के प्रवक्ता हो, मैं बोल लूं, आप बोल लो, आप बोल रहे हो लपेट लिया तुम्हारी बात को। अरे गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे अपने दोस्त से बात हो रही है क्या? बोलिए, दो लोग बोलोगे तो कैसे बोलेंगे? हो गया, जवाब लपेट लिया, फेंक लिया। अरे बोलने तो दो, और ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है और क्या? अब मैं बोल रहा हूँ, बोलने दो, निवेदन को स्वीकार करा जाए। अनुराग भदौरिया देन शिवम त्यागी। अरे उनको रोको भाई, संबित को रोको, उनकी ट्रेन चल पड़ी है। अरे बुलेट ट्रेन अभी आई नहीं, कहा बुलेट ट्रेन मत करो, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगाई कि नहीं, बुलेट ट्रेन की तरह बात करो। पहले बताओ बीजेपी की वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? वैक्सीन लगा रखी है कि नहीं लगा रखी? झूठ बोला था, पहले लाओ बुलेट ट्रेन लाओ, काहे को चिल्ला रहे हो? जवाब दे रहे हैं आप, शांत रहिए ना संबित। एक सेकंड। अनुराग, आपने वैक्सीन लगा रखी है नहीं लगा रखी? देखिए भारतीय, अरे भैया क्यों नहीं वैक्सीन लाएंगे? वैक्सीन तो यहाँ साइंटिस्ट की बनी वैक्सीन है, तो झूठे बता रहे हमने बनाई है। इनको वैक्सीन बनानी आती है? पूछ लीजिए जरा, पूछे बीजेपी के नेता को आती है क्या? योगी जी बनाते हैं क्या वैक्सीन? योगी जी को आती है वैक्सीन? चलो नहीं आती, योगी जी को वैक्सीन को आती है क्या? या संबित आपको आती है वैक्सीन बनाना? झूठे ही कहानी बताए घूमते हो, वैक्सीन 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 साइंटिस्ट बनाते हैं, हमारे देश के साइंटिस्ट बनाए, आप अपने ऊपर लिए घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके नेता भी वैक्सीन लिखने को बोल देंगे, लिख तो पाएंगे नहीं, वैक्सीन बना देंगे, बोलेंगे हम वैक्सीन भाजपा की इनकी वैक्सीन कब से आ गई? कांग्रेचुलेशन। अच्छा, अरे थैंक यू तो बोल दो। अच्छा, कोई बीजेपी की नहीं वैक्सीन, सुन लीजिए, फर्जी मत बोलिए। अध्यक्ष ने बोला था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, आप बोल रहे हैं कि मैंने बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली। ठीक है, ओके। शिवम त्यागी, एक सेकंड, सब लगातार ना बोले। शिवम त्यागी, अब तो सपा ने भी वैक्सीन ले ली है जी, जो कह रहे थे हम अपनी सरकार में लेंगे आके वैक्सीन। बहुत शानदार बात है, लेकिन मुझे अपने आप में ही मतलब खुद में अजीब लगता है कि कैसी कैसी बातें करते हैं। सुप्रिया जी क्या कहती हैं? आप किस देश में रहते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वी आर 140 करोड़ पीपल। अगर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स 32 करोड़ का देश बूस्टर भी पूरे लगा देना तो 100 करोड़ के बराबर नहीं बैठता है। कहां से कंपैरिजन करते हैं? एक जमाने में 50 लाख के न्यूजीलैंड से कंपैरिजन करते थे, अभी पिछले दिनों इजराइल के 90 लाख के बूस्टर डोज से। इतने लोग आपके एक मोहल्ले में रहते होंगे। मैं कहता हूं जब तक 140 करोड़ वैक्सीन नहीं लग जाती, संबित जी की पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन इस सरकार ने और इस देश ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई है, और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम इस देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स का मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आप देखते रहिए आर पार। जवान भी शामिल हैं। काय का इंटरव्यू है आज? वही चपरासी का। फिर इंटरव्यू हुआ आपका? अभी नहीं हुआ, बहुत देर से खड़े। कितना टाइम हो गया? सुबह 6 बजे से आया हूँ। जब से आप लाइन में ही लगे हो? सब लोग। जिला कोर्ट में चपरासी, ड्राइवर और सफाई कर्मी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इंटरव्यू देने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े रहे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे एक लड़की ने तो सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान नहीं देने का आरोप मढ़ दिया। पहले सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मतलब कि सरकार अपने कामों में इतनी व्यस्त रहेगी, उसने बेरोजगारों की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से आज इतनी भीड़ देखने को पड़ रही है। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया नए साल के मौके पर एक दिन पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दिखाई दिए, जिनकी तस्वीरें यूथ अकाली दल ने सोशल मीडिया पर शेयर की। पंजाब पुलिस मजीठिया की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद इन सब की जांच करवाई गई थी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच कई घंटों तक चली मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचाया गया। हिमाचल
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2 अलग सड़क हादसों में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों बसें मनाली से लौट रही थी, तभी तेज मोड़ पर एक बस बेकाबू हो गई और सड़क से कई फीट नीचे गिरकर पलट गई। मतलब सर नॉर्मल है, कोई जानी माली नुकसान नहीं है। हादसे के बाद उसके पीछे आ रही एक दूसरी बस भी बेकाबू होकर पलट गई। इस बस में भी मनाली से लौट रहे सैलानी सवार थे। हादसे के बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस मरीज रिसीव करके हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सोनिया गांधी ने चिंता जताई। इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। साथ ही सीएम ने भरोसा दिया कि सरकार इस महामारी और नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से ऊपर की 50% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है, यानी इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। दिल्ली में नए साल पर कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया। 31 दिसंबर को जहां 1796 केस सामने आए थे, वहीं 1 जनवरी को ये आंकड़ा बढ़कर 2796 पर पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ना घबराने और कोरोना नियमों का पालन करते रहने की अपील की। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। देश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। वहीं यूपी के वाराणसी में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई, जिसका सामना प्रयागराज और अयोध्या में भी लोगों को करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस के बीच ममता सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। नए दिशा निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही एक समय पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा बाजारों, सिनेमा घरों और थिएटर में भी यही नियम लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि वो कहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन सीएम के गोरखपुर या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसे लेकर अभी से अयोध्या के साधु संत काफी उत्साहित हैं। हम लोगों का विश्वास है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या का स्वरूप में और निखार आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने पर विपक्ष ने कटाक्ष किया। अभी भी सोच रहे हैं कि हम कहां से लड़े ना लड़े, तो वो क्या उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, पहले तय तो कर ले वो। हरियाणा की भिवानी में खनन की जगह जमीन खिसकने से हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र किनारे पिकनिक मनाने पहुंचे 4 लोग समंदर में डूब गए, जिनमें 2 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। खबर है कि ये चारों ओडिशा के रहने वाले थे। यूपी के कन्नौज में इत्र व्यापारी और एसपी नेता पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। आईटी विभाग के कई अधिकारी पुष्पराज जैन के घर पर मौजूद रहे। खबर है कि इस दौरान दर्जनों ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए, जिनसे एसपी नेता की मुश्किल बढ़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में आम आदमी पार्टी के एक रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे। देश भर में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1,525 मरीजों का पता चला, जिसके सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और फिर दिल्ली से सामने आए। मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 और 6 तारीख को बारिश होने की संभावना जताई, जिससे राजधानी के तापमान में कमी होगी और लोगों को और ठंड का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली का जो क्लाउडी और जो भी रेन या ड्रिजिल वो जारी रहेगा और 5 से 6 होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में वक्त है अब निष्कर्ष का। लेकिन आज मैंने कई खबरों पे बात करी, 3 खबरों पे लगभग बात करी, लेकिन निष्कर्ष पे यही बोलूंगा कि रात को तो नाइट कर्फ्यू है, रात्रि का कर्फ्यू है आप लोगों के लिए, लेकिन सुबह रैली का रेला है और कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती नहीं है जी। सब पॉलिटिकल पार्टियां इसमें एक साथ खड़ी हैं
उन्हें लगता नहीं है कि चुनावों को टालना चाहिए। लेकिन जब चुनाव होंगे और कोरोना फैल जाएगा कि बोलेंगी हाय, हम सब तो रोक रहे थे लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। जब आप इनसे रोकने के लिए पूछा गया तो सबने चुप्पी साध ली। यह सत्य है और इस सत्य को मैं डंके की चोट पर बोलता हूं, इसलिए आर पार सबसे ज्यादा देखा जाता है। नमस्कार।